हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज गौरव कुमार। वेलकम टू फिजिक्स रडार। इस क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। चाहे आपको किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही हो या फिर इस चैप्टर को बहुत जल्दी से रिवाइज करना हो, क्विक रिकैप चाहिए, तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हम बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस तक तो जाएंगे ही जाएंगे, उसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आप करने वाले हो, तो इस चैप्टर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मैं तो हमेशा आपसे सजेस्ट यही करता हूं कि मेरे क्लास के जितने भी कंसेप्ट हैं, इनके शॉर्ट नोट्स आप खुद बनाइए, बट अगर उसके बाद भी आपको हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो www.physicsradar.com, और उसमें मोर पर जाकर फ्री रिसोर्सेस में जब जाएंगे तो वन शॉट सीरीज के सारे पीडीएफ नोट्स चैप्टर वाइज अरेंज्ड है। आप यहां पर किसी भी चैप्टर का, जो भी चैप्टर आपको रिक्वायर्ड है, उस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। करें स्टार्ट फिर, है ना। बात तो हो ही गई, आपको पता ही है हम लोग वन शॉट सीरीज कर रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं सब कुछ। इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, क्योंकि भाई प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में मैटर होगा। मैटर क्या होता है? अरे भाई मैटर हो गया, आजा भाई तू लड़ लेते हैं, वो वाला मैटर नहीं, ये मैटर कुछ और है। मैटर को क्लास 9 से आप सीखते हुए आ रहे हो, कहना हमने 2006 में सीख लिया था। मैटर मैटर हो जाता था हमारा, लड़ाई बहुत होती थी। बिल्कुल, हम दबेंगे थोड़ी किसी को, दबंग तो है ही हम, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैटर का मतलब होता है anything that occupies space and have mass is known as मैटर। सिंपल सा। उस मैटर को क्लासिफाई करने के लिए हम लोगों ने दो कैटेगरी में डाला। पहली कैटेगरी है सॉलिड्स और दूसरी कैटेगरी है फ्लूइड्स। अब कहोगे सर स्टेट ऑफ मैटर तो हमने 3 पढ़ी थी, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अरे मूर्खों, स्टेट ऑफ मैटर तो 5 भी होती हैं। बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट कहां ले जाओगे? प्लाज्मा कहां ले जाओगे? तो उतना चीजों में नहीं, हम जिस तरह से इसे कैटेगराइज कर रहे हैं जल्दी से देख लेते हैं। क्या कि मैटर को दो तरफ हमने कैटेगराइज किया, सॉलिड्स और फ्लूइड्स। सॉलिड्स जिनकी डेफिनेट शेप होती है, जिनका साइज होता है, और फ्लूइड जिनकी कोई डेफिनेट शेप या फिर साइज नहीं होता है, उनका वॉल्यूम इक्वल होता है। वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे कैसे होता है। बट हाँ, जो सॉलिड्स होते हैं वो दो तरह से, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। ऐसे सॉलिड्स जिनके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट फिक्स्ड है, ऐसे सॉलिड्स कहलाते हैं क्रिस्टलाइन, और एक रैंडम शेप में कनेक्टेड है तो वो कहलाते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। फ्लूइड नाम से क्लियर हो रहा होगा, ऐसे मैटर्स, ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर फ्लो होने की प्रॉपर्टी हो, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो सकते हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे फ्लूइड्स। और फ्लूइड क्या होते हैं? कौन कौन फ्लो हो सकते हैं? लिक्विड्स फ्लो हो सकते हैं, वाटर होता है ना फ्लो एक जगह दूसरी जगह, कैरोसिन, ऑयल सब फ्लो होते हैं। और गैस, गैस मतलब जैसे एयर है, एयर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। सॉलिड्स एंड फ्लूइड, सॉलिड्स के अंदर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, और फ्लूइड्स के अंदर दो, कौन कौन से? लिक्विड्स और गैसेस। अब सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है, अब ये देखो ये प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, लैटिस के फॉर्म में अरेंज्ड है। अच्छा मुझे बताओ ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमॉर्फस? कमेंट में डालो, जल्दी से बताओ। अभी आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली एक सिस्टम में अरेंज्ड है, ऐसे सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट कोई रैंडम शेप होती जिसमें प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं होता मॉलिक्यूल्स का, तो उसे कह लेते हैं हम एमॉर्फस सॉलिड्स। इनके अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि मॉलिक्यूलर मोशन पॉसिबल नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स हमारी फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं। और अगर फिक्स्ड पोजीशन पे हैं बिकॉज ऑफ द हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इनकी डेफिनेट एंड फिक्स्ड शेप होती है, साइज भी हमारा फिक्स्ड होता है। बट यहीं पर अगर हम बात करें फ्लूइड की, तो फ्लूइड के पार्टिकल रैंडम मोशन कर सकते हैं, जिसको हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अगर ब्राउनियन मोशन करते हैं यानी कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। पता है इस चीज को? जैसे किसी रूम के अंदर किसी भी गैस को छोड़ दिया जाए, वो वाली गैस नहीं जो तुम सोच रहे हो, वो वाली गैस मत छोड़ना, ठीक है। वो गैस अगर छोड़ दी जाए तो पूरे रूम के अंदर उसके पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब रैंडम मोशन हो रहा है, दैट इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। अब जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, आपको पता है गैसेस में ज्यादा फास्ट होगा और लिक्विड में थोड़ा सा कम होगा, यानी कि गैस से लिक्विड में कम होगा। इसीलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा और गैसेस का क्या होगा? हमारा कम होगा। इस तरह से हम सॉलिड या फिर लिक्विड को कैटेगराइज कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लियर है? समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हमने जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ा था तो उस चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक था रिजिड बॉडी।
है ना, रिजिड बॉडी, ऐसी बॉडी जिसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज नहीं होती थी, कितना भी फोर्स लगा दिया जाए तो उसे हम बोलते थे रिजिड बॉडी। क्या बोलते थे बताओ? रिजिड बॉडी। यानी कि रिजिड बॉडी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। कितना भी फोर्स लगाओ, चाहे आप एक्सपेंशन लगाओ, टेंशन लगाओ या कंप्रेशन लगाओ, दोनों केस में एल डिस्टेंस थी, एल ही रहनी है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। बट यहीं पे अगर सॉलिड बॉडी, जो रियल सॉलिड बॉडी होती है, कोई भी कितनी भी सॉलिड हो, उस पे जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें इलोंगेशन होता है। जैसे ये हमारे पास कोई बॉडी थी, इसको हमने एक्सपेंड करने की कोशिश की, टेंशन लगाया, तो इसमें इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन होगा। आप कहोगे सर स्टील की कोई वायर है, उसको इलोंगेट करेंगे तो क्या होगा? हाँ होगा, उसके अंदर हमें इलोंगेशन दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। अभी हम उस चीज को भी प्रूव करने वाले हैं। जैसे हमारे पास कोई रबर की स्ट्रिंग है, रबर का छल्ला है, रबर बैंड है, तो उसे खींचोगे तो खिंच जाएगा ना, तो वो एक सॉलिड जो है, यानी कि रियल सॉलिड बॉडी के अंदर इलोंगेशन होगा। ओके, समझ गए इस चीज को? अगर कंप्रेशनल फोर्स लगाएंगे तो कंप्रेशन होगा। ये था सॉलिड बॉडी के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं फिर इलास्टिसिटी क्या है। कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी डिफॉर्म होने के बाद वापस अपनी शेप रीगेन कर ले, उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच इट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी। सिंपल सा कंसेप्ट था क्या कि भाई ये एक बॉडी थी हमारी, हमने एक्सपेंशन किया, इसका फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हुआ? ये एक्सपेंड हो गई, एल लेंथ की थी, L1 लेंथ में पहुंच गई, यानी कि चेंज इन लेंथ कितना हुआ? L1 माइनस L। जैसे ही हमने इस फोर्स को हटाया, तो फोर्स को हटाने के बाद ये वापस से अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस L हो गई, मतलब अगर L की वैल्यू हमारी L3 के बराबर है, तो ये क्या है? एक 100% इलास्टिक बॉडी है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। बट अगर कोई भी बॉडी ऐसी है जिसके अंदर ये वापस से पूरी की पूरी रीगेन नहीं कर पाई, तो हो सकता है इलास्टिसिटी 100% ना हो इसके अंदर। ठीक है, समझ गए? तो ये कहानी है हमारी इलास्टिसिटी की। तो इलास्टिसिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अपनी शेप या साइज को रीगेन कर सकती है विदाउट द एप्लीकेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, इलास्टिसिटी क्लियर हो गया। अब इस इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने दो तरह से समझाया, क्या कि एक है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और एक है हमारी प्लास्टिक बॉडी। ये जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है बताओ बच्चों? एल लेंथ की बॉडी थी, एक्सपेंड करने की कोशिश की, फोर्स लगाया गया, एक्सपेंड हो गई, कितनी लेंथ तक? L1 में। जैसे ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया गया, एक्सपेंशन फोर्स हटाया गया, तो क्या आपस में आ गई? एल लेंथ। यानी कि बिल्कुल 100% शेप अगर रीगेन हो जाए तो उसे हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। बट अगर रिमूवल फोर्स हटाने के बाद भी जो लेंथ है वो चेंज ना हो, जैसे क्ले की बॉल है, उसको डिफॉर्म कर दो, फोर्स हटाओगे वापस शेप में नहीं आएगी, तो वो बॉडी कहलाती है प्लास्टिक बॉडी। इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो 100% इलास्टिक हो या फिर 100% इलास्टिक हो। मतलब कोई भी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं है, कोई भी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी नहीं है। जितनी बॉडीज हैं वो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक के बीच में ही लाई करती हैं। क्लियर है? समझ गए? प्लास्टिक बॉडी का मतलब समझ गए, इलास्टिक बॉडी का मतलब समझ गए। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसा होता क्यों है? देखो, कॉज ऑफ इलास्टिसिटी को दो तरह से समझ सकते हैं। एक होता है स्प्रिंग बॉल मॉडल, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस मॉडल। देखो, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का जो कर्व होता है वो हमारा कुछ इस तरह का कर्व आ रहा होता है, U वर्सेस L का। यहां पर जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो जिस डिस्टेंस पर है उसको हमने ले लिया L0 डिस्टेंस दे लिया। यानी कि दो एटम्स के बीच में, किसी भी सॉलिड के दो एटम के बीच में अगर डिस्टेंस L0 है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और कोई भी बॉडी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर ही स्टेबल होती है। समझ गए इस चीज को? यानी कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी U0 corresponds to the most stable configuration L0। समझ गए? जैसे ही हम इस बॉडी को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने से क्या होगा? इन दोनों मॉलिक्यूल से बीच की जो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम। यानी कि यहां पे L0 था, जो डिस्टेंस हो गई हमारी वो हो गई अब कम। जो डिस्टेंस थी वो क्या हो गई हमारी? कम। यहां पे पहुंच गई, यहां पहुंच गई, तो जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी है बच्चों वो कितनी हो गई? अब आप देखो,
करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो U0 थी, मान लो U1 मान लो, तो U1 क्या हो गया, U0 से बड़ा हो गया। U0 से क्या हो गया बताओ बच्चों, बड़ा हो गया, मतलब एनर्जी बढ़ गई। अगर एनर्जी बढ़ गई तो अब क्या करेगा, वो एनर्जी को लूज करके वापस से अपनी शेप में आना चाहेगा, यानी कि वापस एनर्जी को लूज करके जब वापस शेप में आएगा, यानी कि ये क्या करेगा, वापस से शेप को रीगेन कर लेगा और लेंथ कितनी L0 हो जाएगी। मतलब ये है कि जब हमने लेंथ की वैल्यू मान लो यहां पे क्या किया, कंप्रेस किया, L से कंप्रेस किया, तो इलास्टिसिटी की वजह से रिपेल हुआ, यानी कि जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये कौन सा रीजन है, रिपल्सन जोन। और जब हम इसे डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तब भी क्या करेगा ये बताओ, इलोंगेट होगा, इलोंगेट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने के लिए वापस से वो शेप को रिगेन करेगा। कहानी समझिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये कौन सा है, रिपल्शन जोन, और उधर वाला क्या है, अट्रैक्शन जोन। क्लियर है, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस कर्व याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि यहां तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये थी हमारी इलास्टिसिटी का कॉज। जब हमने इलास्टिसिटी पढ़ लिया तो उसके बाद हमें एक टॉपिक आता है दैट इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस क्या होता है सर, एग्जाम का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। देखो स्ट्रेस एक तरह से हम अगर अपनी बॉडी की बात करें तो बॉडी का अपोजिशन है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स हो एकदम, तो स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। अचानक से हुआ कि डेट शीट आ गई कि भाई नेक्स्ट वीक से एग्जाम है, अब क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर पड़ा और बॉडी ने उसको रिएक्ट करा, किस फॉर्म में, स्ट्रेस के फॉर्म में। आप बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हो, मस्त जिंदगी चल रही है, मोबाइल चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा सी रीले देख रहे हो, अचानक से कोई मैसेज आ जाए कि हाँ भाई जो आपको पसंद नहीं, मान लो मम्मी का मैसेज आया कि उठो पढ़ो, तो स्ट्रेस होगा। बॉडी ने क्या किया, जो एक्सटर्नल प्रेशर पड़ा उसको अपोज करा, उसे स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेस फोर्स है, स्ट्रेस है, वो डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। क्या मतलब हुआ, डीफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, ये एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, इस बॉडी पे हमने इधर से फोर्स लगाया, इधर से लगाया, इधर से लगाया, इधर से लगाया, फोर्स लगाया, अब ये कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने के लिए ये अपनी शेप और साइज को मेंटेन करने के लिए इस एक्सटर्नल प्रेशर को करेगी अपोज। ये जो अपोजिंग है इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो भैया फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम बोलते हैं बच्चों पास्कल। क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, पास्कल। लिखा किससे जाता है, PA से होता है। ठीक है, इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हो, ml-1 t-2। स्ट्रेस को ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन द डायमेंशंस या फिर एप्लीकेशन के बिहाफ पर हम तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं। हो तो बहुत तरह से सकता है, बट मेनली हम इसको तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं। पहला स्ट्रेस होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल 1 डायमेंशन में होगा, लेंथ में होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। दूसरा होता है हमारा शियर स्ट्रेस, शियर मतलब कि एक एंगल पे चेंज हो रहा होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नाम से क्लियर हो रहा होगा, इसमें लेंथ चेंज होगी, इसमें एक तरह से एंगल चेंज होगा या फिर एरिया की बात कर सकते हैं, और इसमें क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम ही चेंज हो रहा होगा। समझिए कहानी को। अब एक एक करके समझते हैं कि भैया नॉर्मल या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि नॉर्मल फोर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जैसे अब ये जो वायर था इसको खींचा जा रहा है बाहर की तरफ, खींचा जाएगा तो जो आएगा बताओ, वो स्ट्रेचिंग फोर्स होगा जिसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब लॉन्गिट्यूडनल के अंदर क्या आया, टेंसाइल स्ट्रेस। बट इसी को दबाएंगे तो लेंथ कम होगी, तो इसे क्या बोलेंगे हम, कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलेंगे हम बताओ बच्चों, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, वो होता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, मान लो कोई बुक है और उस बुक को आप स्लाइड करो तो नीचे वाली लेयर तो फिक्स रहेगी, बट ऊपर वाली लेयर क्या होगी, थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। अगर ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी आगे बढ़ गई तो जो चेंज आया यहां से लेके यहां तक, उसे हम बोलते हैं चेंज इन लेंथ। मान लो कितना, डेल्टा एक्स, और ओरिजिनल लेंथ यहां से यहां तक कितनी थी बताओ, L। तो अब यहां पर जो ये चेंज हुआ है, उस चेंज की वजह से हमने जो फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। ये जो फोर्स है क्या है, टेंजेंशियल फोर्स है, यानी कि टेंजेंशियल या फिर शियरिंग फोर्स
पर यूनिट ऑफ एरिया इज नोन एज शियर स्ट्रेस। टेंजेंशियल फोर्स या फिर शियरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक या बल्क स्ट्रेस की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक का नाम क्लियर है। मान लो कोई बॉल है, उस बॉल को पानी के अंदर लेके गए बहुत डेप्थ पे, तो पानी पूरा का पूरा उस पर प्रेशर लगाएगा। उस प्रेशर लगाने से क्या होगा, उस बॉल का वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, कम हो जाएगा। और वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेवलप होगा। यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, या फिर एक तरह से ये नेगेटिव ऑफ प्रेशर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ प्रेशर के बराबर होता है। क्लियर है, समझ गए। तो ये तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं हमारे, कौन कौन से, लॉन्गिट्यूडनल, शियर स्ट्रेस और तीसरा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, ये कहानी थी हमारी स्ट्रेस की। अब जब हमने बच्चों फोर्स लगाया है तो इलोंगेशन हो रहा है, डायमेंशंस किसी भी बॉडी की चेंज हो रही हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन डायमेंशन स्ट्रेन इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 पोर्शन। स्ट्रेन का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी की चेंज इन डायमेंशन को और ओरिजिनल डायमेंशन के रेशियो को हम बोलते हैं स्ट्रेन। यानी कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज स्ट्रेन। ये स्ट्रेन तीन तरह की होती है। देखो पहली बार हमने देखा था कि भाई लेंथ चेंज होगी तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अगर एंगल चेंज हो रहा था एक टेंजेंशियल फोर्स लगाने से तो शियर स्ट्रेस आया था, तो देखो स्ट्रेन डेवलप होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस। और तीसरे केस में वॉल्यूम चेंज हो रहा था, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। समझ गए। यानी कि अगर इसको सिंपली भाषा में समझना चाहो तो ये देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर हम बात करें शियर स्ट्रेस का तो ये होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अब ये एक्स क्या है वो भी देख लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। ये लेयर फिक्स थी, इससे यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया उसे हम बोलते हैं एक्स। ठीक है, और इस दोनों के रेशियो को ही शियर स्ट्रेस बोला जाता है। शियर स्ट्रेस पता था, शियरिंग वाला, और यहाँ पे चेंज इन एक्स टू द ओरिजिनल लेंथ दैट इज एल, उनके रेशियो को हम बोलेंगे शियर स्ट्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेन। एक तरह से अगर ट्रायंगल में देखा जाए तो ये एक परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो शियर स्ट्रेन को हम टेन थीटा के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। उसके बाद तीसरा आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आपके अंदर एक चीज नजर आ रही होगी, और वो क्या नजर आ रही होगी बच्चों, कि स्ट्रेन जो है ना वो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब यहां भी लेंथ, यहां भी लेंथ, डायमेंशन क्या होगी, होगी ही नहीं, डायमेंशन लेस। मीटर से मीटर कट जाएगा मतलब यूनिट लेस। यानी कि स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये एक रेशियो होता है। और आप जानते हो रेशियो की कोई डायमेंशन या फिर यूनिट नहीं होती है। समझ गए। तो हमने स्ट्रेस क्लियर कर लिया, हमने स्ट्रेन क्लियर कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इन दोनों को रिलेट करने का, और वो है हमारा हुक्स लॉ। क्या है, हुक्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे, एक तो मटेरियल साइंटिस्ट थे, समझ लो हुक। उन्होंने एक वायर पर स्ट्रेस अप्लाई किया और उसमें जितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ उसे कैलकुलेट किया। एक वायर पर स्ट्रेस अप्लाई किया और उसके ऊपर जितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ उसे कैलकुलेट किया, तो देखा कि जो स्ट्रेस है वो उस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, जो हमारा स्ट्रेस है वो क्या है, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस है वो हमारा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसे हम क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, हुक्स लॉ बोलते हैं। अब ये कैसे होता है वो भी समझ लो। देखो जब इन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाया, जो कि 100% एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आया। पहले ओ से लेके स्ट्रेस और स्ट्रेन एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। तो जो ए है वो हमारा क्या है, इलास्टिक लिमिट है, नहीं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। ओ से ए तक आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी। बी पॉइंट पे पहुंचे तो इलास्टिक लिमिट थी,
सी के बाद का रीजन प्लास्टिक हो जाता है, अभी हम समझेंगे, डोंट वरी। बट हाँ, ये बात ध्यान रखना कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट, और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किससे लिखोगे? ई से, यानी कि सिग्मा इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन। तो ई किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। समझ गए? यानी कि जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो किसके बराबर हुआ? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब क्योंकि स्ट्रेस तीन तरह के थे, क्योंकि स्ट्रेन तीन तरह की थी, तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी हमारा तीन तरह का होगा। उससे पढ़ने से पहले जरा इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। क्या हुक्स लॉ कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन द प्रोपोर्शनलिटी रीजन। प्रोपोर्शनलिटी रीजन मतलब विद इन द इलास्टिक लिमिट हम कह सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो देख रहे हो आप, ओ से ए तक, ये बिल्कुल ए जो पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट, वो क्या है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। बी तक पहुंचे तो भी वायर अपनी शेप और साइज को रीगेन कर सकता है, इसीलिए ओ से बी हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। उसके बाद जो पॉइंट सी है उस तक ही ये इलास्टिसिटी शो करेगा, उसके बाद जो रीजन होगा वो क्या पहुंच जाएगा? ये जो हमारा रीजन है ये वाला, ये हमारा इलास्टिक रीजन है, और ये वाला रीजन है वो क्या है? प्लास्टिक रीजन है। प्लास्टिक मतलब उसके बाद ये वापस शेप में नहीं आएगा। ये जो डी पॉइंट है इसे हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट का मतलब होता है कि इतने अमाउंट ऑफ लोड कोई भी मटेरियल वियर कर सकता है, उससे ज्यादा लोड अगर बढ़ा दिया तो ये ई पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और दैट इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट। कोई भी रॉड होगी वो फ्रैक्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, और उसके अंदर कप और कोन सेट बनते हैं। मतलब रॉड ऐसे नहीं टूट जाती है, एक कप बनता है, एक कोन बनता है। वो आप डिटेल में इंजीनियरिंग करोगे जब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारी किसकी? बताओ बच्चों, ये थी हमारी प्लास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर और हुक्स लॉ की। अभी जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे ये वाला अभी हमने देखा था, ये वायर है डक्टाइल मटेरियल के लिए, ये जो यानी कि डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं पता है ना? ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर वायर की तरह स्ट्रेच होने की टेंडेंसी होती है, उन्हें हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। ब्रिटल क्या है बताओ? स्ट्रेस, बिल्कुल स्ट्रेट गया और उसके बाद टूट गया, यानी कि उसके अंदर इलोंगेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, वो इलोंगेट होकर वापस नहीं आ सकता, वो ब्रिटल है, टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो है ये हमारे इलास्टोमर्स हैं। इलास्टोमर्स क्या होते हैं बताओ? यानी कि बहुत ज्यादा लार्ज स्ट्रेन को वियर कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेन, इसलिए इलास्टोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको दोनों ग्राफ, ये ग्राफ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उसके बाद ये भी ग्राफ एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये कहानी है हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। अब मैंने आपको बताया कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना हमारा, क्योंकि स्ट्रेस तीन तरह से पढ़ा हमने, स्ट्रेन तीन तरह से पढ़ा, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था उसको हटाने के बाद एक कांस्टेंट आया, वो कांस्टेंट हमारा कहलाया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि तीन तरह का है। कौन सा? पहला है यंग्स मॉडुलस, जिसको बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको जी या फिर इसको हम ईटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा है हमारा बल्क मॉडुलस, जिसको हम बी या फिर के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ जगह पे बी लिखा है, कुछ जगह पे के लिखा हुआ है, तो तीन तरह के मॉडुलस हैं। अब सबसे पहला जो मॉडुलस आ जाता है वो है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमारे पास कोई वायर है या कोई रॉड है, वन डायमेंशन बॉडी है, ये एल लेंथ की है। जैसे ही हम इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, जैसे ही हम इसको खींचेंगे, तो खींचने से क्या होगा बताओ? फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगेगा तो इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन कितना हुआ? डेल्टा एल। और स्ट्रेस कितना डेवलप होगा बताओ? एफ अपॉन ए के बराबर। तो यंग्स मॉडुलस, अब यहां पे देख रहे हो इसकी लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। तो द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर टेंसाइलो कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये है क्या एक्चुअली में? ये है बच्चों बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या है बताओ? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज, क्या बोलेंगे? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, ठीक है, यानी कि यंग्स मॉडुलस जो होगा किसके बराबर होगा? ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस किसके बराबर? एफ अपॉन ए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना था बताओ? डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि यंग्स मॉडुलस एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। आंसर कितना आया? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। क्लियर है? ये बात ध्यान रखोगे। तो यंग्स मॉडुलस, अच्छा यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या होगी? तो भाई इसकी यूनिट होगी क्या?
ऊपर हमारे पास फोर्स है, नीचे स्ट्रेन है, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है तो सारी यूनिट क्या होंगी, इसी की होंगी। मतलब हम क्लियर कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस की जो यूनिट होती है वो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होती है। क्लियर है? कोई भी मटेरियल जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उतना ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस होगा। ओके, जितना ज्यादा मटेरियल हमारा इलास्टिक होगा उतना ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस होने वाला है। ओके बच्चों, ये था हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपने बहुत डिमांड की थी कि सर अपने क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन जरूर इंक्लूड कीजिए, तो हमने क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एडजेसेंट ग्राफ शोज द एक्सटेंशन डेल्टा एल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक 1 मीटर लेंथ का चेंज इन लेंथ और वेट के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ द वायर। यंग्स मॉडुलस पता है हमारा किसके बराबर होता है, बताओ बच्चों, एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, और यू कैन से एफ अपॉन ए एल अपॉन डेल्टा एल, इसके बराबर होता है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो किसी भी पॉइंट को देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे तो डेल्टा एल कितना है, 1 इंटू 10⁻⁴, और वेट कितना है 20, वेट मतलब फोर्स। यहां पे कितना है 2, तो यहां कितना है 40, तो कोई भी एक वैल्यू ले लो। हमने क्या किया, y इक्वल्स टू एफ, एफ की जगह कितना ले लिया बताओ बच्चों 20, तो उसके लिए अपॉन ए, एरिया कितना दिया है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ओके, अपॉन ये कितना है बताओ बच्चों, उसके बाद L अपॉन डेल्टा एल, लेंथ कितनी क्वेश्चन में दी हुई है 1 मीटर, हमने लेंथ 1 मीटर लिख ली, और डेल्टा एल 1 इंटू 10⁻⁴ ये पुट कर दिया। यंग्स मॉडुलस कितना आया, 2 इंटू 10⁻⁻13। कैसे भाई, ये गलत ऑप्शन टिक किया हुआ है, ये हमारा सही है, 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और माइनस में तो होंगे भी नहीं, बहुत छोटी वैल्यूज नहीं होती हैं, 2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ यंग्स मॉडुलस। ओके बच्चों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस पे। किस पे, बल्क मॉडुलस पे। बल्क मॉडुलस पे इन्होंने जी से लिखा हुआ है, चलो यहां पे बल्क मॉडुलस जी से लिख लो या फिर बी से लिख लो, सही है, बल्क मॉडुलस। ओके बच्चों, यानी कि हम समझ सकते हैं बल्क मॉडुलस क्या होता है। देखो, बल्क मॉडुलस का मतलब होता है ये हम प्रेशर लगाने की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, 3 डायमेंशन बॉडी में लगेगा। कोई भी बॉडी को हमने क्या किया, इसको वाटर के अंदर लेके गए, मान लो वाटर एग्जांपल है, कहीं भी ले जा सकते हो, लेके जाएंगे अंदर, तो उस बॉडी पर हर एक डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, और उस हर एक डायरेक्शन के फोर्स लगाने को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर प्रेशर। उसकी वजह से वॉल्यूम कंप्रेस होता है, यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल कम है इनिशियल ज्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल विल बी माइनस का। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो बल्क मॉडुलस यानी कि B is the ratio of volumetric stress, this is the ratio of volumetric stress to the volumetric strain। इसका बताओ बच्चों, volumetric stress to the volumetric strain। ओके बच्चों, volumetric stress to the volumetric strain। देखो, volumetric stress अभी हमने देखा था किसके बराबर था, प्रेशर के बराबर था, है ना, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब डेल्टा वी अपॉन वी, क्योंकि ये माइनस का था तो अब ये आ जाएगा हमारा माइनस का पीवी अपॉन डेल्टा वी। सही है, माइनस का पीवी अपॉन डेल्टा वी। ठीक है बच्चों, अगर प्रेशर में चेंज लिया जाएगा तो डीपी अपॉन डीवी आ जाएगा और हमारा माइनस का। ठीक है, तो हमारा बल्क मॉडुलस जो होता है वो होता है हमारा नेगेटिव ऑफ प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होता है। इसकी डिफरेंट प्रोसेस में अलग अलग वैल्यूज भी निकाल सकते हो आप लोग। कैसे, एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेशर वॉल्यूम का ही खेल तो है इसमें, प्रेशर वॉल्यूम का ही तो खेल है इसमें, प्रेशर वॉल्यूम में तो खेल है, यानी कि हम चारों टाइप की थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए भी बल्क मॉडुलस की वैल्यू को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहानी आती है इन तीनों मॉडुलस को कंपेयर करके दिखाओ। पहला यंग्स मॉडुलस क्या था, टेंसाइल या फिर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन का रेशियो। बल्क मॉडुलस पढ़ा हमने, बल्क मॉडुलस क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम वाला केस है। और शियर स्ट्रेस जो था, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो था वो था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, यानी कि ईटा की बात करें तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन, ये बच्चों क्या होगा बताओ,
अपॉन एरिया, और एंगल कितना चेंज होता था, थीटा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना था, वॉल्यूमेट्रिक नहीं, शियर स्ट्रेन किसके बराबर था, थीटा। याद करो एक्स अपॉन एल पढ़ा था हमने, अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था, टेन थीटा, और किसके बराबर था, थीटा के बराबर था। यानी कि अगर हम यंग्स मॉडुलस की बात कर रहे हैं तो दिस इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, जिसका फॉर्मूला निकल के आता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। और अगर हम बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, तो ये जो रेशियो होता है वो होता है शियर स्ट्रेस टू दी शियर स्ट्रेन, या फिर टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल नहीं, शियर टेंजेंशियल स्ट्रेस टू दी शियर स्ट्रेन। इसकी वैल्यू निकल के आती है एफ अपॉन ए थीटा। तीसरा होता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है वो किसके बराबर, चेंज इन प्रेशर के बराबर या फिर प्रेशर के बराबर, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है डेल्टा वी अपॉन बी। ये माइनस का इसलिए होता है क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है, इन सब में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा था। ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे क्या होते हैं बताओ बच्चों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। तीनों हम लोगों ने समझ लिए। अब एक क्वेश्चन है हमारा जेईई एडवांस 2013 में आया हुआ, जरा ध्यान से समझिए कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, बहुत अच्छे से समझिए। अभी मत सोचना कि हम तो फिर एडवांस की तैयारी कर नहीं रहे तो हम क्यों इस क्वेश्चन को करें। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, इसको आगे बढ़ा सकते हो, बट मेरा सजेशन ये है कि 2 मिनट रुक के इसमें दिमाग तो लगा ही लो, है ना। करना क्या है, इसमें दिया क्या है, लगाओ जरा दिमाग 2 मिनट के लिए। देखो, वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल थिक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2l, एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 2l एंड रेडियस 2r, इसकी रेडियस कितनी है 2r, इज बेल्डेड टू एन एंड, इससे बेल्ड किया गया, ऑफ अनदर हॉरिजॉन्टल कॉपर वायर, कॉपर का ये, ऑफ लेंथ l एंड रेडियस r। When the arrangement is stressed by applying forces at two ends, इधर भी F फोर्स लगाया, इधर भी F फोर्स लगाया, तो हमें ये बताना है the ratio of the elongation of the thin wire to the thick wire, यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो बताना है। इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल का। अब देखो मटेरियल है सेम, मटेरियल अगर सेम है तो दोनों का यंग्स मॉडुलस दोनों रॉड्स का सेम होगा। दूसरी चीज, फोर्स दोनों पे सेम तरह से अप्लाई किया गया, यानी कि F की वैल्यू भी सेम होगी। अब हम क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ 1 निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा F अपॉन A1 अपॉन डेल्टा L1 अपॉन L1। ठीक है, ये तो होता है फॉर्मूला। और यंग्स मॉडुलस 2 के लिए देखा जाए तो F अपॉन A2 अपॉन डेल्टा L2 डिवाइड बाई L2, यही होगा। दोनों को इक्वेट करोगे तो F से F हमारा कट जाएगा। जैसे ही F से F कटेगा तो हमारा आ जाएगा L1 अपॉन A1 डेल्टा L1, L2 अपॉन A2 डेल्टा L2। लेंथ 1 की बात करें तो भैया ये कितनी है हमारी 2L, और A1 की बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर किसके बराबर है 2R, इसका आ गया, इंटू डेल्टा L1 जो कि हमें दिया नहीं, निकालना है। इसके बारे में बात करते हैं, L2 तो किसके बराबर है बताओ बच्चों, L के बराबर है, अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा L2। L से L कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि 2 अपॉन 4 कट करोगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि डेल्टा L2 ऊपर जाएगा, डेल्टा L1 नीचे जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। आंसर कितना आया 2:1 इज द आंसर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2.00। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप देख सकते हो एडवांस 2013 में आया हुआ भी है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। कहोगे सर शियर स्ट्रेस पे क्वेश्चन नहीं होते, वो भी होंगे, बहुत आसान से होते हैं। रबर क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, एक रबर का क्यूब है जिसकी साइड हमारी 5 सेंटीमीटर, एक रबर का क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है, हैज वन साइड फिक्स्ड एंड while a tangential force equals to 1800 न्यूटन is applied to the opposite face। जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो ये भैया स्लाइड कर जाएगा, कितना x थीटा l, पता ही कहानी। एंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रेन्ड फेस, यानी कि जो x है स्ट्रेन हो जाएगा, फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेन एंड लेटरल। शेयरिंग स्ट्रेन का मतलब है हमें एप्सिलॉन s निकालना है और थीटा हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर रबर इज दिस, कैसे करोगे। सबसे पहले देखो कि अल्टीमेटली हमें स्ट्रेस चाहिए होगा, स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो क्वेश्चन में दिया है बट एरिया नहीं दिया है, एरिया के लिए साइड दे दी है,
साइड है 5 सेंटीमीटर, उसका एरिया हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक स्क्वायर होगा। अरे भाई क्यूब का अपर फेस एक स्क्वायर ही तो होता है 25, इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें स्ट्रेस चाहिए तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स 1800 अपॉन एरिया लगाया तो आया 18/25 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब शियर स्ट्रेन देखो हमने पढ़ा था ईटा, ईटा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, किसके बराबर होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां से ये भी तो कह सकते हो कि भैया एप्सिलॉन एस मतलब शियरिंग स्ट्रेस इज शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन ईटा के बराबर हो जाएगा। अब शियर स्ट्रेस कितना है बताओ बच्चों? शियर स्ट्रेस अभी हम निकाल चुके हैं 18/25 × 10⁶ डिवाइडेड बाई ईटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.3 रेडियन, क्योंकि ये एंगल ही तो होता है एक तरह का, तो 0.3 रेडियन। और ये होता किसके बराबर याद करो? x/l के बराबर होता है। इक्वल्स टू x/l पुट किया, x निकालना है, लेंथ कितनी थी इसकी 5 सेंटीमीटर, सॉल्व किया तो ये आया 1.5 सेंटीमीटर। ये जो है ना हमारा ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर के बराबर हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था हमारा किस पे? ये था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे क्वेश्चन था। ओके बच्चों समझ गए? अब तो खुश हो, अब तो क्वेश्चंस ऐड कर लिए ना, ठीक है बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो अब आ जाता है हमारा पॉइसंस रेशियो। पॉइसंस रेशियो क्या होता है? देखो इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, जैसे कोई भी हमारे पास वायर है उसे हम खींचेंगे, तो जब हम खींचेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, बट व्हाट अबाउट द डायमीटर? तो डायमीटर कम होगा, ऑब्वियस सी बात, वो पतला होगा तभी तो नहीं खींच पाएगा। तो जो डायमीटर कम हो रहा है, जो साइड से उसकी विड्थ कम हो रही है, उसे बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं बताओ? लेटरल स्ट्रेन या फिर ट्रांसवर्स स्ट्रेन। और जो नीचे हमने चेंज की लेंथ उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है वही हमारा कहलाता है पॉइसंस रेशियो। क्या कहलाएगा हमारा? पॉइसंस रेशियो। इसको रिप्रेजेंट किससे किया हमने? न्यू से रिप्रेजेंट किया। माइनस का मतलब क्या है कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू हमारी कम होगी। क्लियर है? समझ गए? तो ये कहानी है हमारी किसकी? पॉइसंस रेशियो की। अल्टीमेटली टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, जितना वॉल्यूम लेंथ हम बढ़ाते जाएंगे डायमीटर कम होता जाएगा। तो पॉइसंस रेशियो इज द रेशियो ऑफ किसका? ट्रांसवर्स स्ट्रेन, या फिर ट्रांसवर्स स्ट्रेन को लेटरल स्ट्रेन भी कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब क्योंकि ये स्ट्रेन का रेशियो है, अरे भाई कोई भी रेशियो होता तो डायमेंशन लेस होता, तो पॉइसंस रेशियो भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हमारी हो जाती है। क्लियर है? अब एक छोटा सा केस है, वो क्या है कि यंग्स मॉडुलस, बाई क्या है हमारा? यंग्स मॉडुलस, ईटा क्या है हमारा बताओ बच्चों? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और जी क्या है हमारा? बल्क मॉडुलस, और न्यू क्या है? पॉइसंस रेशियो। इनमें कुछ रिलेशंस हैं, जैसे यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है? 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस इंटू 1 - 2 टाइम्स पॉइसंस रेशियो। ऐसे यंग्स मॉडुलस को अगर हम ईटा से रिलेट करेंगे तो ऐसे आएगा। ये आप एक बार फॉर्मूले एक बार देख लो, चाहे तो आप ड्राइव करना चाहो ड्राइव भी हो जाएंगे, बट ये चारों फॉर्मूले एक बार देख लोगे तो क्वेश्चंस में कभी कभी अगर यूज करने की बात आई तो आप इसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों? ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज रॉड स्प्रिंग एनालॉजी। देखो आपको ये तो पता ही होगा कि अगर स्प्रिंग को हम इलोंगेट करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, बट व्हाट अबाउट द रॉड? तो रॉड में भी हमने देखा कि स्ट्रेन डेवलप होगा, मतलब लेंथ हमारी बढ़ेगी। ठीक है, हमने मान लिया कि एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है L, उसका एरिया कितना है A, और यंग्स मॉडुलस कितना है बाई। हमने इस पे वेट लगाया, फोर्स लगाया, उससे लेंथ कितनी चेंज हुई? डेल्टा L। तो आपको पता है यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होगा? FL/A डेल्टा L। क्या हम F की वैल्यू लिख सकते हैं? A बाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, A बाई अपॉन L इंटू डेल्टा L। अगर ये स्प्रिंग होता जिसकी लेंथ L थी, स्प्रिंग कांस्टेंट K था, और फोर्स लगाने पे डेल्टा L चेंज हुआ, तो F इक्वल्स टू KX होता ही है, सबको पता है। यानी K किसके बराबर हो गया हमारा? इन दोनों को जरा कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, तो भाई जो A बाई अपॉन L है भाई तो K के बराबर हुआ। यानी कि हम स्प्रिंग में K यूज करते हैं, बट हम रॉड के केस में A बाई अपॉन L को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी रॉड स्प्रिंग एनालॉजी। दोनों में सेम तरह का स्ट्रेस डेवलप होता है, दोनों में सेम तरह की इलोंगेशन होती है। इसी चीज को हम यूज करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, नाम से क्लियर हो रहा। जैसे हम किसी वायर को इलोंगेट करेंगे तो आपको पता है
कि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी जो कि उसको वापस से शेप में लाने के लिए मदद करेगी, उसे हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब वो कैसे निकालोगे? तो देखो F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, फिर वर्क निकालो dW इक्वल टू F इंटू dx, उसके बाद F की जगह माइनस के एक्स पुट करो, इसे डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, तो आएगा U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि वर्क एनर्जी पावर में ऑलरेडी ड्राइव कर चुके, इसलिए यहां पे दोबारा नहीं बता रहा। ठीक है, अब ये जो K था स्प्रिंग कांस्टेंट, अभी हमने निकाला किसके बराबर था? बाई A अपॉन L। अगर आप ना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो हाफ के एक्स स्क्वायर लिख लो, के एक्स इंटू एक्स, के एक्स अपॉन ए इधर कर दो और एल इधर कर दो और ए और एल से मल्टीप्लाई कर दो। ये के एक्स बन गया हमारा फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? स्ट्रेस, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल क्या होता है? स्ट्रेन, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, चाहे इस मेथड पे कर लीजिए, दोनों हमारे सेम रहेंगे। अगर बात करें एनर्जी डेंसिटी की, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होती है, एनर्जी डेंसिटी मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। हम क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम पे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आ जाएगा। क्लियर है? ये कहानी थी हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेस्ड वायर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, A wire of area of cross section 3 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये क्या दिया हुआ बताओ? A एंड नेचुरल लेंथ L की वैल्यू कितनी है? 50 सेंटीमीटर, इज फिक्स्ड एट वन एंड और मास कितना है? 2.1 kg, इज हंग फ्रॉम द अदर एंड। फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। EU बताना है। क्या था बताओ? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेन की जगह हमने स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम कर लिया, वैल्यू पुट की, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, और जब वैल्यूज पुट करोगे तो 1.9 × 10⁻⁴ जूल आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको नजर आ रहा होगा कि भाई जो दिया है, देखो ये A दिया हुआ है, ठीक है, ये L दिया हुआ है, ये M दिया हुआ है। M अगर दिया हुआ है तो फोर्स निकालना बहुत आसान है। कैसे? M दिया हुआ है हमारा, mg कर लोगे। ठीक है, mg हो तो फोर्स होता है F इक्वल टू mg, इज हंग फ्रॉम द अदर एंड। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U निकालनी है, यानी कि हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेस पता नहीं है तो इसकी जगह क्या लिख दोगे? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन पता नहीं है तो यंग्स मॉडुलस से निकाल लो। यंग्स मॉडुलस कैसे? देखो भाई, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, यानी कि फिर से स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। देखो स्ट्रेस तो निकल ही जाएगा, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, सॉल्व कर लोगे, पुट कर दोगे। बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ मेटल वायर विद K इक्विवेलेंट ऑफ 800 न्यूटन पर मीटर, K की वैल्यू कितनी है? 800 न्यूटन पर मीटर, हैज एन एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल के बारे में बात हो रही है या फिर एक्स के बारे में बात हो रही है। इज दिस द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। देखो वर्क डन बहुत आसान है। अभी हमने देखा कि स्ट्रेच करने में जो पोटेंशियल एनर्जी आती थी वो आती थी हाफ के एक्स स्क्वायर, यही तो थी, ये के दिया हुआ है। तो अगर बात करें वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि बच्चों U2 माइनस U1, मतलब हाफ इंटू के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। के पता है तुम्हें? हाँ बिल्कुल पता है। देखो यहां से इन्होंने क्या किया है? इंटीग्रेट किया है। ये क्या है हमारा? इंटीग्रेशन है, ये हटा दोगे। ठीक है, जब इंटीग्रेट करोगे तो हाफ के इक्विवेलेंट के बराबर आएगा, हाफ इंटू के की वैल्यू पता ही है तुमको 800, x2 कितना है हमारा? 15, मतलब 0.15 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर। आई होप आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आंसर आएगा -8 जूल। आंसर कितना आएगा? -8 जूल, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 8 जूल। ठीक है, वर्क डन या फिर एनर्जी के बराबर। ओके, हो गया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। सेल्फ वेट मतलब कोई रॉड है, इस रॉड का इलोंगेशन खुद के वेट की वजह से कितना होगा। ठीक है, कोई रॉड है भैया, उसका भी तो वेट नीचे लग रहा है, वो भी तो एक तरह का स्ट्रेस डेवलप करेगा, तो उसके वेट की वजह से इलोंगेशन कितना होगा वो हमें बताना है। देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। तो फटाफट से हम बात करें तो अगर हम बात करें इसकी लेंथ कितनी थी? L,
कितनी लेंथ थी L, और इसका वेट कितना था बताओ नीचे की तरफ W, कितना था बताओ W, ठीक है। तो वेट पर यूनिट लेंथ कितना होगा, वो होगा हमारा W अपॉन L। हमने मान लिया इस dx एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है T, मतलब T कौन से एलिमेंट पे लग रहा है बताओ, x एलिमेंट पे लग रहा है, तो Tx का मतलब T मल्टीप्लाइड बाई x नहीं है, Tx डिस्टेंस पे अपॉन ये बताओ कितना बताओ बच्चों, ये है हमारा x, तो यहां से Tx निकल के आएगा W अपॉन एल इंटू एक्स के बराबर, ठीक है। ये Tx इक्वल टू W अपॉन एल इंटू एक्स के बराबर। उसके बाद अगर हम बात करें यंग्स मॉडुलस की, तो यंग्स मॉडुलस आप जानते हो, यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है बताओ बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। तो भैया यहां से F किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा बाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, और एरिया यहीं रहने दो, यानी कि F अपॉन ए आ गया, ठीक है। अब जो हमारे पास F था, F एक तरह का फोर्स ही तो है, किस एलिमेंट पे, डेल dx पे, तो Tx अपॉन a इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल की जगह पे डेल dx अपॉन dx। ये डेल dx मतलब छोटा सा इलोंगेशन है। उसके बाद जो बच्चों Tx तुम निकाल चुके हो, W अपॉन एल एक्स, यानी W अपॉन एल एक्स पुट किया, तो यहां से डेल dx की वैल्यू निकल के आई, वो निकलेगी हमारी कितनी, डब्ल्यू एक्स अपॉन बाई ए एल इंटू डी एक्स। अगर हमें टोटल इलॉन्गेशन चाहिए तो हमें इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और कहां से, 0 से एल लेंथ के लिए। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो निकल कर आएगा डब्ल्यू एल अपॉन 2 बाई ए। डब्ल्यू मतलब वेट, एल मतलब लेंथ, 2 बताइए क्या होगा, बाई मतलब यंग्स मॉडुलस अपॉन एरिया। किसी भी बॉडी का जो सेल्फ वेट की वजह से इलॉन्गेशन होगा वो डब्ल्यू एल अपॉन 2 बाई ए के बराबर होगा, ठीक है। डब्ल्यू एल अपॉन 2 बाई ए के बराबर होगा, ये होगा इलांगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो है इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग, फटीग मतलब होता है बॉडी पे रिपीटेटिव स्ट्रेस डालने के बाद उसके अंदर की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, कुछ टाइम के लिए इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। जैसे आपके ऊपर कंटिन्यूअसली सेम प्रेशर डाला हटा दिया, प्रेशर डाला हटा दिया, तो चिड़चिड़ापन सा आने लगता है, उसी को बोलते हैं हम फटीग। ऐसी मटेरियल के अंदर पहले हमने वेट लगाया फिर हटा दिया, फिर वेट लगाया फिर हटा दिया, तो एक टाइम के बाद बॉडी के अंदर कुछ टाइम के लिए इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, उसे हम बोलते हैं फटीग। मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिक बॉडी। होता क्या है, द टेम्पररी लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज या फिर बिकमिंग लेस इलास्टिक अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। इसे क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक फटीग बोलते हैं। जैसे पहले केस में बॉडी पे 4 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ था, हटाया फिर लगाया, बेंड होगा थोड़ा सा, और इसको हटाएंगे तो थोड़े टाइम के लिए ये वापस वैसी शेप में बनी रहेगी, इसे हम बोलते हैं इलास्टिक फटीग। क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, इसे हम इलास्टिक फटीग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, वो है हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस नाम से क्लियर होगा, ब्रेकिंग मतलब तोड़ने की बात हो रही होगी। ब्रेकिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस, ये हमारे पास कोई वायर है, इस वायर पे कोई लोड लगा हुआ है, हम लोड बढ़ाएंगे तो इस पे स्ट्रेस बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ाएगा। एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस वैल्यू के स्ट्रेस के बाद ये टूट जाएगा, यानी कि भाई फ्रैक्चर पॉइंट वाली कहानी है ना, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस वाली कहानी। तो द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल दैट कैन स्टैंड बिफोर इट ब्रेक्स इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस, या फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेस को बोलते हैं ब्रेकिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। नाम से क्लियर होगा कि भैया फोर्स एरिया है, मतलब इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, पास्कल होगी। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंट करेगी, बट हाँ एक किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगी, कोई भी मटेरियल है उसके लिए कांस्टेंट होगी, ठीक है। ब्रेकिंग फोर्स हमारा चेंज होगा, जैसे हमारे पास जैसे कॉपर है, कॉपर के 2 वायर हैं, एक की लेंथ डबल है कम है, और एक की लेंथ आधी है, दूसरे एरिया चेंज है, बट है कॉपर, कॉपर का ब्रेकिंग स्ट्रेस तो सेम होगा, बट दोनों का ब्रेकिंग फोर्स अलग अलग होगा, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया ही तो स्ट्रेस होता है। तो ये कहानी थी हमारी ब्रेकिंग स्ट्रेस की, ठीक है, समझ गए। ये था पूरा का पूरा हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। एक छोटा सा चैप्टर था, हमने पूरा का पूरा चैप्टर सारे कंसेप्ट किए और सारे डेरिवेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए। उसके बाद भी अगर आपको कुछ बचता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, हम अपनी आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, आप बताते हो कि आपको किस चीज की नीड है, तो आप एक तरह से कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो फैलाओ। भाई वो भी तो पढ़ने चाहिए ना,
आप अगर टॉपर बन गए तो आप किसको जलाओगे, उसको जलाओगे, इसे फैलाओ, जरूर फैलाओ वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फ्लूइड होगा, थोड़ी सी लेंथी क्लास होगी, हाँ फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।